कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। एंड फाइनली गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वॉलो स्टार का सेकंड पार्ट। ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है हमारे एक सब्सक्राइबर के कारण, जिनको मैं शाउट आउट देना चाहूंगा। इनका नाम है आमिर हमजा, जिन्होंने मुझे क्लू दिया कि स्वॉलो स्टार का सेकंड पार्ट शायद से आ चुका है। जिसके बाद जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसके कुछ 5 ही एपिसोड है जो कि ट्रांसलेट किए गए हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे एक ऐसी साइट मिली जहाँ पे फाइनली मुझे इसके कुल मिला के कुछ 60 से 70 एपिसोड मिले। एंड क्योंकि ये जो रिसोर्स है काफी ज्यादा लिमिटेड है तो हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके भी 1 से 2 महीने सुकून से कट सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना और किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग, जो कि एक डीप रिकॉग्निशन पैसेज के अंदर होता है। वो अपने स्टार टावर के अंदर था और वही हम लोग को सेक्टर 20 मुरुशा भी देखने के लिए मिलता है। इस वक्त जो लू फैंग है वो इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर है, जो कि शायद प्रिमोडियल यूनिवर्स के अंदर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा लो लेवल के ऊपर है। मतलब अगर पावर लेवल के अंदर देखा जाए तो शायद अभी एक स्टार्टिंग लेवल के ऊपर है। लू फैंग को स्टार टावर के कैबिन के अंदर से रिकॉग्निशन पैसेज का एंड नजर आ रहा था। मुरुशा लू फैंग से कहता है, मास्टर हम फाइनली ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंचने वाले हैं, और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लू फैंग उसकी तरफ देख के बस एक स्माइल कर देता है। लू फैंग मुरुशा से कहता है, एक बार जैसे वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर कर जाए उसके बाद वो लोग वर्ल्ड बीस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। वर्ल्ड बीस्ट यानी कि सेक्टर 20। मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर भी जो सेक्टर बीस्ट होते हैं उन्हें काफी ज्यादा डेडली माना जाता है। सो इस कॉन्टिनेंट के अंदर भी कुल मिला के बस एक ही सेक्टर बीस्ट है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन के पास है। बाकी के जितने भी सेक्टर बीस्ट है उन्हें यहाँ की ओरिजिन कॉन्टिनेंट ने खत्म कर दिया है। वो एक सेक्टर बीस्ट कैसे जिंदा है उसके बारे में मैं आपको फ्यूचर के अंदर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल लू फैंग मुरुशा से कहता है कि अगर किसी को भी पता चल गया कि लू फैंग के पास एक सेक्टर बीस्ट है तो डेफिनेटली पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर खलबली मच जाएगी और सबके सब लू फैंग को मारने के लिए पीछे दौड़ेंगे। यहाँ पे सबकी नजर होगी मुरुशा के ऊपर, सब लोग मुरुशा को पाना चाहेंगे। गाइस, चाहे प्रिमोडियल यूनिवर्स की बात हो या ओरिजिन कॉन्टिनेंट की, यहाँ पे भी जो सेक्टर बीस्ट होता है उसे एक नोबल क्रिएचर कहा जाता है। इसका बर्थ ही होता है डिस्ट्रक्शन के लिए, तो इनकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। भले ही जो मुरुशा था वो प्रिमोडियल यूनिवर्स के अंदर पूरी तरीके से मैच्योर हो गया था, लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर वो अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर भी नहीं है। आप समझ सकते हो कि वो और कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मुरुशा लू फैंग से कहता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये सीक्रेट रिवील नहीं करूंगा। लू फैंग मुरुशा की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो, तुम्हारे पास और मेरे पास एक परफेक्ट डिवाइन बॉडी है, और इवन अगर हम लोग मर भी जाते हैं तो हम लोग बस एक खून की बूंद से दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। लेकिन अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अगर यहाँ पे फैल जाती है तो यहाँ के जो टेरिफाइंग क्रिएचर्स है वो हमें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। इवन जो हमारा लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड है वो उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जिसके बाद शायद ही हमारे बचने का कोई रास्ता होगा। मुरुशा हा के अंदर मुंडे हिला देता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इमॉर्टल रिवर, जो कि 3 मेजर इनहेरिटेंस है डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस के अंदर से, जिसको लू फैंग ने सक्सेसफुली पूरी तरीके से प्रैक्टिस किया था। इसी मेथड के कारण जो लू फैंग था वो मरने के बाद भी बस अपनी मात्र एक खून के बूंद से अपने आप को वापस से जिंदा कर सकता था। लू फैंग और सेक्टर 20 मुरुशा थे, इन दोनों के पास परफेक्ट डिवाइन बॉडीज थी, और साथ ही साथ इनका जो परफेक्ट लाइफ लेवल था वो लगभग 1 लाख टाइम के आसपास था। इसके कारण भले ये पावर के अंदर काफी ज्यादा वीक होंगे यहाँ पे, लेकिन स्टिल ये लोग काफी ज्यादा रेयर है, जो कि अपने इनिशियल फेज के ऊपर है। जब वो लोग आगे बढ़ के जब वो ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। बताया जाता है कि ये जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है, इस पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बस एक ही सेक्टर बीस्ट है जो जिंदा है, वो भी है टियामू कंट्री के अंदर। छोड़ के जितने बाकी के सेक्टर बीस्ट है वो सारे के सारे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। कि जिस तरीके से जो प्राइमल यूनिवर्स था वो सेक्टर बीस्ट को पसंद नहीं करता था, उसी तरीके से जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है ये भी सेक्टर बीस्ट को पसंद नहीं करता। कि आफ्टर ऑल सेक्टर बीस्ट का ओरिजिन ही होता है डिस्ट्रक्शन के लिए, तो चाहे फिर वो प्राइमल यूनिवर्स है या फिर ओरिजिन कॉन्टिनेंट, वो सबके लिए खतरा बन सकता है। लू फैंग मुरुशा की तरफ देखता है और उसे बताता है कि जो मास्टर जाओ शेंकी थे और जो 3 जनरेशन थी डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस की, वो सारे के सारे गॉड लेवल के बींग्स थे। आफ्टर ऑल वो सारे के सारे मारे गए, बस जो मास्टर जाओ शेंकी थे वो जैसे तैसे करके यूनिवर्स सी के अंदर भाग के आ गए थे, बट स्टिल वहां पे भी उन्हें हंट किया जा रहा था। उसके बाद मुरुशा लू फैंग से पूछता है, क्या सही में सारे के सारे सेक्टर बीस्ट मर गए? मुरुशा ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो सेक्टर बीस्ट होते हैं उनके पास परफेक्ट डिवाइन बॉडीज होती है, एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के पूरी तरीके से काबिल होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर बस एक सेक्टर बीस्ट आया था जो कि मुरुशा था, और उसे पकड़ने के लिए पूरी की पूरी प्राइमल यूनिवर्स लग गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो उसका एक बाल नहीं बाका कर पाए थे।
इवन लू फैंग को लाइफ एंड डेथ ट्रायल से गुजरना पड़ा था सेक्टर 20 मोरूशा को पकड़ने के लिए। एट द एंड लू फैंग कहता है कि वो सारे के सारे मारे गए क्योंकि यहाँ के जो सुप्रीम लॉज है वो उन्हें जिंदा रहना अलाउड नहीं करते। रीजनल कॉन्टिनेंट के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन लू फैंग को डोंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस और वर्ल्ड ऑफ जिन से पता चली थी। मोरूशा लू फैंग से पूछता है तो टुआंगमू कंट्री का वो जो सेक्टर 20 है वो अभी तक क्यों नहीं मारा गया। लू फैंग उसे बताता है बिकॉज टुआंगमू कंट्री का जो मास्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड साथ ही साथ उसने अपने सेक्टर 20 को लास्ट तक छुपा के रखा था जब तक वो पावरफुल ना बन जाए। तभी इस वक्त उसका जो सेक्टर 20 और उसका जो मास्टर है ये दोनों के दोनों इतने ज्यादा पावरफुल बन गए कि इवन ओरिजिन कॉन्टिनेंट भी उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इसलिए ना चाहते हुए भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट को उन्हें सहना पड़ता है। जिस तरीके से प्राइमल यूनिवर्स लू फैंग के मास्टर को झेलता था कि प्राइमल यूनिवर्स को पता था कि जो लू फैंग के मास्टर है वो इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करते एंड वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो प्राइमल यूनिवर्स के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे लेकिन स्टिल उनके पास उनका दिमाग था जिसके कारण वो प्राइमल यूनिवर्स की सारी वीकनेसेस को जानते थे, इसलिए वो चाहते थे वो उसे खत्म कर सकते थे। साथ ही साथ लू फैंग मोरूशा को बताता है कि यहाँ का ओरिजिन कॉन्टिनेंट इसलिए भी उस सेक्टर 20 को झेल रहा है क्योंकि उसके पास उसका एक मास्टर है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा है। जो मोरूशा होता है स्माइल करते हुए कहता है कि मास्टर मेरे पास भी एक मास्टर है। लू फैंग मोरूशा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास मास्टर तो है लेकिन तुम्हारा जो मास्टर है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, ना कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। अगर किसी को पता चला तो हम दोनों की यहाँ पे चटनी बन जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मोरूशा है वो लू फैंग का एक सोल स्लेव है, वो मर जाएगा बट वो लू फैंग के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाने वाला। वैसे भी अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया कि लू फैंग के पास एक सेक्टर 20 है तो यहाँ के जो सुपर पावर्स है वो भी लू फैंग के पीछे पड़ जाएंगे ताकि वो सेक्टर 20 मोरूशा को अपना सोल स्लेव बना सके। वही हमें बताया जाता है कि लू फैंग और सेक्टर 20 मोरूशा अगर ये लोग ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर रहते तो ये लोग और ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि डेफिनेटली मोरूशा को ग्रो करने के लिए चाहिए चॉर्टिक एनर्जी। वही जो लू फैंग है उसे भी ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल एनवायरमेंट चाहिए लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स उन लोगों के लिए काफी ज्यादा वीक था ग्रो करने के लिए। एक बार अगर कोई पर्सन ट्रू गॉड बन जाए ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर तो इटर्नल ट्रू गॉड बनना लगभग उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जो लू फैंग था वो अकेला बंदा था जो कि एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल तक पहुंच पाया। वन थॉट यहाँ पे हम लोग को पर्पल मून होली लैंड और ईस्ट टेम्पर होली लैंड भी देखने के लिए मिले थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड वो इसी ओरिजिनल कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे बट उसके बाद भी वो वहाँ पे इटर्नल ट्रू गॉड तक अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए थे। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाए तो यहाँ पे कोई भी आराम से अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है या फिर जो यहाँ की एनर्जी है ज्यादा डीप और प्रोफाउंड है। उसके बाद फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग का स्टार टावर होता है वो रिकॉग्निशन चैनल को क्रॉस कर देता है एंड अभी उन्हें उनका जो यूनिवर्स था वो काफी ज्यादा छोटा सा और काफी ज्यादा ब्लरी सा दिख रहा था। के कुछ ही टाइम के बाद वो जो रिकॉग्निशन पैसेज भी होता है वो भी पूरी तरीके से वहां से गायब हो जाता है। जो लू फैंग और सेक्टर 20 मोरूशा थे ये लोग भी अपने स्टार टावर से बाहर आ जाते हैं और फाइनली हम लोगों को इनका फर्स्ट लुक देखने के लिए मिलता है। हमें देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा मैच्योर हो चुका होता है और साथ ही साथ उसके बाल काफी ज्यादा लंबे हो चुके थे एंड उसके सर के ऊपर 2 हॉर्न्स भी देखने के लिए मिल सकते थे यानी कि उसकी सिंग उग चुकी थी जो कि गोल्डन कलर की थी। बट जो मोरूशा था वो अभी भी पहले की तरह दिखता था। मोरूशा की एक फोटो मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक पोकेमॉन की फोटो है लेकिन स्टिल मोरूशा के लुक भी इसके साथ कुछ मिलते हैं। लू फैंग मोरूशा से कहता है भले हम लोगों ने पर्पल मून होली एंसेस्टर का जो यूनिवर्स था वो खत्म कर दिया था बट वो आज भी जिंदा है एंड वो काफी अच्छी तरीके से जानता था कि जब मैं ट्रू गॉड बना था तो मेरा जो यूनिवर्स का डायमीटर था वो ऑलरेडी 1 बिलियन लाइट ईयर तक पहुंच चुका था जो कि डेफिनेटली किसी भी ट्रू गॉड के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। यही बात वो हजम नहीं कर पाया कि मैं बस एक ट्रू गॉड हूँ और उसके बाद भी मेरा जो स्मॉल यूनिवर्स है वो इतना ज्यादा बड़ा है। यही कारण था जिसके कारण काफी सारे पावरफुल बीइंग शाओ की तरफ अट्रैक्ट होते थे और इवन वो यहाँ पे भी होंगे। डेफिनेटली जो पर्पल मून होनी एंसेस्टर है वो बस एक ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल के ऊपर था और वहाँ पे वो पूरी तरीके से पावरलेस था बट यहाँ पे वो काफी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस होगा हमारे लिए। हमें डेफिनेटली उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। हर एक छोटी सी गलती हमारी मौत का कारण बन सकती है। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग अपना लुक चेंज कर लेंगे क्योंकि इन लोगों के पास परफेक्ट डिवाइन बॉडी थी, इसलिए ये लोग अपने ऑरा को और अपने अपीयरेंस को पूरी तरीके से चेंज कर सकते थे। यही रीजन था कि यहाँ पे भी कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। वही यूनिवर्स के कोने में खड़े होकर जो मोरूशा होता है वो लू फैंग को कुछ तारे दिखाता है जो कि काफी ज्यादा डीप और काफी ज्यादा ब्राइट होता है। लू फैंग मोरूशा की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारे के सारे काउंटलेस स्टार, ये सारे के सारे छोटे मोटे यूनिवर्स है यहाँ के पावरफुल एग्जिस्टेंस के। जितना बड़ा और शाइनी स्टार उतना ही ज्यादा पावरफुल उसके मास्टर का ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो सारे के सारे ट्रू गॉड लेवल के ऊपर बॉर्न होते हैं यानी कि पैदा होते हैं। जिसके बाद आगे जाके वो ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस
ट्रू गॉड, इटर्नल ट्रू गॉड, चॉज मास्टर और गॉड किंग बनता है। यूनिवर्स को देखते हुए जो मोरुशा होता है उसकी लार टपकने लग जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मोरुशा है उसके लिए ये छोटे मोटे यूनिवर्स ही उसका खाना है और इन्हीं को खा के वो ग्रो कर सकता है। ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जो शियाओ था उसने मोरुशा को आके किसी भी यूनिवर्स को नहीं खाने दिया था सिवाय पर्पल मून होली लैंड के एंड कुछ ऐसे यूनिवर्स जो कि उसके एनिमीज से बिलोंग करते थे। बट यहाँ पे उसके पास काउंटलेस यूनिवर्स थे जिनको वो जितना चाहे उतना खा सकता था। लू फेंग मोरुशा की तरफ गुस्से में देखने लग जाता है, जिसके बाद जो मोरुशा होता है वो एक इनोसेंट सी स्माइल दे देता और कहता है मुझे माफ करना। बट फिर लू फेंग उसे समझाता और कहता है कि देखो यहाँ के जो छोटे मोटे यूनिवर्सेस भी है उसके अंदर का तुम पानी देख सकते हो कि वो कितना ज्यादा डीप और प्रोफाउंड है। हम बस यहाँ पे दो छोटी मछलियां हैं जो कि इस बड़े से यूनिवर्स के अंदर आए हुए हैं एंड फिलहाल इस वक्त तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद लू फेंग मोरुशा से कहता है कि उन स्टार्स की तरफ देखना बंद करो और यहाँ के स्पेस को ऑब्जर्व करो कि यहाँ का जो स्पेस है वो कितना ज्यादा काम और कितना ज्यादा स्टेबल है। इवन जो मेरी पावर्स है वो इस स्पेस के अंदर कितने ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपने हाथों के अंदर एक छोटा सा वर्टेक्स बना लेता है, जिसके कारण आसपास के स्पेस के अंदर बस छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस हो रही थी। यही सेम मूव अगर उसने ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर किया होता तो वहाँ पे पूरी तरीके से खलबली सी मच जाती, बिकॉज जो शियाओ था वो वहाँ पे टोटली काफी ज्यादा ओवर पावर था। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो टाइम है वो भी काफी ज्यादा स्लो है। यहाँ पे 1 सेकंड लगभग 2 घंटे 8 मिनट के बराबर में होता है, तो यहाँ का जो टाइम है वो ओरिजिनल यूनिवर्स से काफी ज्यादा स्लो चलता है। साथ ही साथ जो लू फेंग होता है वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन या फिर कॉम्प्रहेंड करना लॉस को ये भी काफी ज्यादा मुश्किल है। बस ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जब वो इन लॉस को कॉम्प्रहेंड करता था तो वो इन्हें डीप जाके देख सकता था, बट यहाँ पे जैसे ही वो किसी भी लॉ को समझने की कोशिश करता है तो उसकी आई साइट पूरी तरीके से ब्लर हो जाती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो लोग पैदा होते हैं उन्हें स्ट्रांग बनने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लू फेंग बताता है कि बस ट्रू गॉड के नीचे वाले जो लेवल्स है वही लोग हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं। बाकी एक बार अगर कोई पर्सन ट्रू गॉड बन जाता है तो उसके लिए वो जगह बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन ये जो ओरिजिन यूनिवर्स है यहाँ पे ये लिटरली काफी ज्यादा सूटेबल है। लू फेंग ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर इटर्नल ट्रू गॉड बन पाया था क्योंकि उसने पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन देखा था और उसका रीबर्थ देखा था, जिसके कारण वो काफी सारी यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझ पाया था। किसी नॉर्मल ट्रू गॉड के लिए ये सब चीजें करना लगभग इम्पॉसिबल है। आप इस चीज का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि जो हमारे ओरिजिनल एंसेस्टर्स थे यानी कि शियाओ के मास्टर, या फिर आप ईस्ट एम्पर होली लैंड या फिर पर्पल मून होली लैंड वाले मास्टर्स को देखोगे तो वो सारे के सारे एंसेस्टर इस जगह से बिलोंग करते थे। उनकी जो कॉम्प्रहेंशन थी वो काफी ज्यादा प्रोफाउंड थी, बट उसके बाद भी वो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के ऊपर ही थे एंड वो ट्रू गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पा रहे थे। मोरुशा लू फेंग से पूछता है कि मास्टर अभी हमें कहाँ जाना है, जिसके बाद लू फेंग उससे कहता है कि देखो मैंने आसपास काफी सारी जगह चेक की लेकिन उसके बाद में मैं ओरिजिनल एंसेस्टर को नहीं ढूंढ पा रहा। फिलहाल के लिए ओरिजिनल एंसेस्टर गाइस आप शियाओ के मास्टर को समझ सकते हो। वो कहता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे ही मैं रिकॉग्निशन चैनल से ब्रेक थ्रू करूंगा उसके बाद मैं इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं पे भी अपीयर हो सकता हूँ, इसके किसी भी कोने के ऊपर। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो आसपास के एरिया को अच्छे से स्कैन करता है, उसे कुछ प्लैनेट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े अर्थवॉर्म थे और काफी सारे बड़े बड़े बीस्ट भी थे। यहाँ पे काफी सारे डिवाइन बर्ड्स और पहाड़, पानी और समुद्र देखने के लिए मिल सकता था। उसके बाद वो और थोड़ा सा स्कैन करता है और फिर वो सेक्टर 20 मोरुशा की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो मेरे ऑब्जर्वेशन रेंज के अंदर मैंने पाया कि मेरे से कुछ दूर काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेंज बीस्ट है, साथ ही साथ 12 ट्रू गॉड्स को भी मैंने नोटिस किया है एंड एक बंदा है जो कि अकेला है, वो ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के ऊपर है और वो अभी अपने शिप के अंदर ट्रेवल कर रहा है। चलिए देखा जाए तो ये एक लोकल प्रैक्टिशनर था जो कि एक फ्लाइंग बोट के अंदर अपने रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहा था। हमें वो लोकल प्रैक्टिशनर देखने के लिए मिलता है जो कि अपने शिप के कैबिन के अंदर था। ये काफी ज्यादा लंबा चौड़ा आदमी था और साथ ही साथ इसकी बहुत लंबी सी पूंछ भी थी जो कि काफी ज्यादा शार्प थी और इसने एक डार्क ग्रीन कलर का आर्मर पहन के रखा था और इसकी आंखें भी काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। देखा जाए तो इसका जो हुलिया था वो कुछ एलियन जैसा लग रहा था, बट इसे क्या ही एलियन बोले जब अपने ही एलियन बन चुके हैं। पर्सन का नाम था मोहे और ये यहाँ के एक इटर्नल ट्रू गॉड पर्सन का डिसाइपल बनना चाहता था जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड था। इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर मास्टर और डिसाइपल का जो रिलेशनशिप था उसे काफी ज्यादा प्योर माना जाता था, इवन वो खून के रिश्ते से भी ज्यादा बढ़ के होता था। अब यहाँ पे कोई भी किसी का बाप, भाई, माँ, बहन नहीं है, बल्कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनके लिए रिलेशनशिप होता है वो एक मास्टर और डिसाइपल का होता है। बाकी लोगों के लिए इनका जो भी मास्टर होता है वो सबसे बढ़कर होता है। बट मोहे का केस थोड़ा सा अलग था। मोहे यहाँ का होने के बाद भी वो अपने बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करता था। मोहे की जो वाइफ थी वो ऑलरेडी बहुत पहले मर चुकी थी और
और मोहे के लगभग लगभग 3 बच्चे थे। वो उस इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के मास्टर का डिसाइपल बनना चाहता था ताकि उसके जो बच्चे थे उनका भी फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाए, क्योंकि जो मास्टर्स होता है वो अपने डिसाइपल को ट्रेन करता है एंड इवन उन्हें काफी सारे रिसोर्सेज भी अरेंज करके देता है ताकि उनका फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट हो सके। इन सब चीजों से डेफिनेटली इन लोगों के डिसेंडेंट्स का भी काफी ज्यादा फायदा होता है, यानी कि मोहे के बच्चों को भी कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। मोहे मन ही मन कहता है कि भले ही यहाँ की जितने भी प्रैक्टिशनर्स है इन्हें अपने बच्चों की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। मोहे ने अपनी शिप की फ्लक्चुएशंस और अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिस्ट्रेन करके रखा था ताकि वो यहाँ की डेंजरस जगह से बच सके। बट सडनली जो मोयू ही होता है उसे फील होता है कि उसे किसी तरीके के फोर्स ने अपने अंदर जकड़ लिया है। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो किसी वर्टेक्स या फिर किसी वर्लपूल के अंदर फंस गया है, इसके अंदर वो कंटिन्यूसली श्रिंक होता जा रहा है। इसके कारण जो मोयू ही था उसका दिल काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लग जाता है। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है ऐसे बाहर निकलने की, लेकिन वो चाह के भी अंदर खींचा जा रहा था। ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो स्पेस वर्टेक्स था इसका जो एंड था उसके एंड के अंदर एक बहुत बड़ा सा पाम नजर आ रहा था एंड ये जो पाम था यानी कि हाथ, इसके ऊपर काफी सारी लकीरें भी बनी हुई थी एंड ये बंदा और कोई नहीं ये बल्कि लू फैंग था। लू फैंग ने इस बंदे को अपने हाथों के अंदर पकड़ लिया था। उसके बाद हमें मोरुशा देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है अरे वाह मास्टर ने तो इस बोट को पकड़ लिया। मजाक कर रहा होगा वो इस तरीके से नहीं बोलता, लेकिन वो काफी ज्यादा खुशी से बोलता है। इसके बाद लू फैंग मोरुशा से कहता है कि अभी ये बंदा बनेगा हमारे इन्फॉर्मेशन का सोर्स। मोयू की ऑलरेडी काफी ज्यादा बुरी तरीके से फट चुकी होती है, इसलिए वो तुरंत अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है एंड लू फैंग को सुप्रीम लॉर्ड कह के ग्रीट करता है। एक्चुअली जो मोयू था उसके पास एक ट्रेजर था जो कि अभी अभी कुछ टाइम पहले उसे मिला था और उसे डर था कि काफी सारी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस उसके पास इस ट्रेजर को लूटने के लिए जरूर आएंगे एंड इवन थॉट लू फैंग को देखते हुए उसे ऐसे ही लग रहा था कि लू फैंग भी उससे उसका ट्रेजर लेने के लिए आया है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि अगर वो मर गया तो वो अपने 3 बच्चों को कैसे पालेगा जो कि यूयांग सिटी के अंदर रह रहा है। लू फैंग मोयू की तरफ देखता है और उसे पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये किस तरीके का चॉ स्टेट है। मुझे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है योर मैजेस्टी क्या आप मेरे से डायरेक्शन के बारे में पूछना चाहते हो। वो लू फैंग को बताता है कि ये जियो जुआ चॉज है यू किंगडम से। किंगडम के बारे में शियाओ ने पढ़ा था, उसने पढ़ा था कि यहाँ पे काफी सारी फोर्सेज होती है जो कि ओरिजिन कंट्री के अंदर मिलके अपना एक कॉन्टिनेंट ट्राइब या फिर कुछ सीक्रेट सेक्ट्स बनाती है। बट अगर किसी को भी अपना किंगडम बनाना है तो उसे एटलीस्ट गॉड किंग लेवल के ऊपर होना जरूरी है। एक किंगडम के अंदर अलग अलग गॉड किंग लेवल के वो लोग हो सकते हैं। मास्टर जाओ शेंकी ने जिन किंगडम बनाया था और जिन किंगडम के अंदर वो इकलौते गॉड थे, बट जो यू किंगडम और शी किंगडम है ये काफी ज्यादा पावरफुल है मास्टर जाओ शेंकी की जिन किंगडम से। जो शी किंगडम है उसमें लगभग 3 गॉड लेवल के किंग्स है और वही जो यू किंगडम है उसके अंदर 5 गॉड लेवल के किंग्स है। शी कंट्री और यू कंट्री ये दोनों के दोनों अगल बगल में ही है, यानी कि ये नेबर्स है। फॉर्चुनेटली जो लू फैंग था वो यू कंट्री के अंदर रिकॉग्निशन करके आया था, अगर वो अपना रिकॉग्निशन शी कंट्री के अंदर करता तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। जो शियाओ था, शियाओ को अपनी 9th रेवोल्यूशन सीक्रेट बुक और अपना स्टार टावर ये दोनों के दोनों उसे मास्टर जाओ शेंकी के कारण मिले थे। उन्हीं के कारण उन्हें वर्ल्ड ऑफ जिन भी मिला था। लू फैंग मन ही मन सोचता है कि उसके जो मास्टर है उसके ऊपर काफी सारे एहसान है, तो जब वो फ्यूचर के अंदर एक गॉड किंग बनेगा तो वो डेफिनेटली अपने मास्टर की काफी ज्यादा मदद करेगा, लेकिन अभी तो वो काफी ज्यादा वीक है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जिन किंगडम था ये काफी ज्यादा वीक किंगडम था, जिसके मास्टर हमारे मास्टर जाओ शेंकी थे एंड क्योंकि वो अकेले गॉड किंग लेवल के वॉरियर थे इसलिए जो शी किंगडम और यू किंगडम था वो हमेशा उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करता था। तो जो लू फैंग होता है वो मोयू की तरफ देखता और कहता तो तुम्हारे हिसाब से हम जियोजुआंग चॉ स्टेट के अंदर है, मेरे हिसाब से इस स्टेट के अंदर 3 बड़ी सिटीज है। इसके जवाब में मोयू हाँ के अंदर मुंडे हिलाते हुए कहता है कि जियोजुआंग चॉस प्रोविंसेस काफी ज्यादा वास्ट है एंड इसके अंदर 3 बड़ी सिटीज है और 189 ऑर्डिनरी सिटीज एंड उन 3 बड़ी सिटीज का नाम है जियोजुआंग सिटी, युयांग सिटी और यूजन सिटी। बात सुन के लू फैंग हाँ के अंदर मुंडे हिलाता है और उसे याद आता है कि ये जो जियोजुआंग चॉस प्रोविंसेस है इसका जो रूलर है उसका नाम है जियोजुआंग हाउ। गाइस अगर थोड़ी सी जीभ लप आ जाए तो माफ करना, क्योंकि ये नाम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं या फिर जितनी भी सिटीज होती है यहाँ पे जो इटर्नल ट्रू गॉड होता है उसका जो सरनेम होता है वो उसके कॉन्टिनेंट के लोगों को दिया जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ ओरिजिन के अंदर जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं वो जनरल्स होते हैं पूरे के पूरे एक सर्टन रीजन के एंड साथ ही साथ वो कोर मेंबर भी होता है एंड उन्हें यहाँ का एलाइड भी माना जाता है। दूसरी तरफ जो चॉज लॉर्ड होते हैं उन्हें यहाँ का ग्रैंड टाइटल दिया जाता है नोबिलिटी का। इनका स्टेटस काफी ज्यादा हायर लेवल के ऊपर होता है, इनको आप एक तरीके से स्टेट मिनिस्टर जैसा भी समझ सकते हो। जो है लू फैंग को बताता है कि जो जुआजुंग हाँ हुआ है वो जियोजिंग सिटी के अंदर रहता है। होशिया को बताता है कि इन 3 बड़ी सिटीज के अंदर जो जिजियांग सिटी है उसके अंदर सबसे
ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। वही जो यूजिन सिटी के अंदर काफी सारी माइंस है, तो उन माइंस के कारण काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती है और वहाँ पे काफी सारी वॉर्स होते हैं। एंड एट द एंड जो हुयान सिटी है वो यू सिटी के बॉर्डर्स के ऊपर पड़ती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड्स होते हैं और छोटे मोटे व्यापार होते हैं। जिन लोगों को समझ नहीं आया उन लोगों को मैं बता दूं कि फिलहाल जो राइटर है उन्होंने हमें 3 कंट्रीज से रूबरू कराया है, जो कि शी कंट्री, यू कंट्री और जिन कंट्री है। और इस वक्त जो शियाओ है वो यू कंट्री के अंदर है और हमें बताया जाता है कि यू कंट्री के अंदर कुल मिला के कुछ 3 बड़ी सिटीज है और उन 3 बड़ी सिटीज का नाम है जिंगजियांग सिटी, हुयांग सिटी और यूजिन सिटी। जिंगजियांग सिटी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वही यूजिन सिटी के अंदर काफी सारे वॉर्स होते हैं माइंस के कारण, लेकिन जो हुयांग सिटी है वो काफी ज्यादा शांत है क्योंकि वहाँ पे ट्रेड्स होता है और वहाँ पे काफी सारे फॉरेन अफेयर्स भी होता है। ये एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक बिजनेस सिटी है। शियाओ सोचता है उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल इस वक्त युआंग सिटी ही होगा, तो उसे युआंग सिटी के अंदर ही जाना चाहिए। वैसे भी सबसे पहले उसे अपने आप को एक स्टेबल इन्वायरमेंट में रखना पड़ेगा और अपनी कल्टीवेशन के लिए कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेगी। एंड अगर वो जिजुआंग सिटी के अंदर जाता है तो वहाँ पे जिजुआंग सिटी का लॉर्ड रहता है जो कि चॉज लॉर्ड है और उसके नाक के नीचे शियाओ को कल्टीवेशन करने में दिक्कत आ सकती है एंड साथ ही साथ सेक्टर भी इसको छुपाने के लिए भी। लेकिन वही जो युआंग सिटी है उसके अंदर बस फॉरेन ट्रेड अफेयर्स और कुछ बिजनेस की चीजें होती है, तो यहाँ पे वो आराम से अपने दिन काट सकता है। लू फैंग मुयू से कहता है कि वो उसे हुयांग सिटी के अंदर लेके जाए। वही जो मुयू होता है वो थोड़ा सा डरा तो हुआ होता है लेकिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो एक टर्नल ट्रू गॉड के साथ था। लू फैंग उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे उस सिटी के अंदर लेके जाते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसके बाद लू फैंग मोरूशा उस ब्लैक जेड टाइगर के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। गाइस यानी कि ये जो मुयू था इसकी शक्ल कुछ एक ब्लैक जेड टाइगर जैसी दिखती थी। इसके बाद जो मुयू होता है वो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि जब वो लू फैंग के शिप के अंदर बैठता है तो उसकी जो शिप होती है वो उसकी शिप से कम 100 टाइम ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रही थी। इवन थॉट जब लू फैंग आगे बढ़ता है तो आसपास का स्पेस भी काफी ज्यादा डिसॉर्ट हो रहा था। तभी जो मुयू होता है वो लू फैंग को वार्न करते हुए कहता है, योर मैजेस्टी हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा इस रास्ते के ऊपर। क्या मुयू से पूछता है क्यों यहाँ पे कोई जॉर्ज लेवल का मॉन्स्टर है क्या? मुयू शियाओ को बताता है कि ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पूरी के पूरे सिटी के अंदर बस एक ही जॉर्ज लेवल का मॉन्स्टर है जिसका नाम चोंग योंग है। एंड ये जो मॉन्स्टर है ये सिटी के डेप्थ एरिया के अंदर एक चोंग योंग लेक के अंदर रहता है। उसके अलावा पूरी सिटी के अंदर कोई भी जॉर्ज लेवल का मॉन्स्टर नहीं है। इसके बाद शियाओ उसे कहता है अगर यहाँ पे कोई भी जॉर्ज लेवल का मॉन्स्टर नहीं है तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम चल सकते हैं। जैसे ही मुयू ये चीज सुनता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो शियाओ से कहता है, योर मैजेस्टी अगर हम रास्ते के ऊपर ध्यान से नहीं चले तो हमें इवन इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के मॉन्स्टर मिल सकते हैं। जब शियाओ इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के बीस्ट के बारे में सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि जब से वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर इकलौता शियाओ ही था जो कि इटर्नल ट्रू गॉड था। उसके अलावा टीचर ओरिजिन भी थे जिन्होंने अपना रिकॉग्निशन कंप्लीट किया था, लेकिन उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लू फैंग के पास कोई भी ऐसे वेपन्स नहीं थे जो कि उसके पावर्स के साथ सूट कर पाए। तो अगर उसे कुछ इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के बीस्ट मिलेंगे तो वो उन्हें मार के कम से कम उनके बॉडी के जो स्केल्स है, उनकी बोन्स या फिर उनके ब्लड एसेंस वगैरह, उनकी बाकी सारी चीजों को बेच के उनकी काम की चीजों को अपने लिए एक रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकता है। ऐसे तो जो शियाओ था उसके पास कुछ प्रीशियस चीजें थी, जैसे कि देखा जाए तो उसके पास उसका गॉड लेवल का स्टार टावर था और उसके अलावा उसके पास उसका एम्ब्रियो नाइफ था जिसे हम ब्लड शैडो ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। एंड साथ ही साथ उसके पास इटर्नल ट्रू गॉड लेवल की मैकेनिकल ट्रेजर्स है। बट ये सारी चीजें शियाओ के लिए काफी ज्यादा रेयर है, तो वो डेफिनेटली इन सब में से किसी भी चीज को नहीं बेच सकता। जहाँ तक कि शियाओ को वर्ल्ड ऑफ जिन से पता चला था, जो कि मास्टर झाओ शेंकी का था, कि ये जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है इसके अंदर जो स्ट्रेंज बीस्ट है वो गॉड किंग के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। वो मनी मन सोचता है कि क्यों ना ये जो स्ट्रेंज बीस्ट है ये आपस में जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई हो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को ऑक्युपाई करे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के। इसके बाद सारे के सारे जो प्रैक्टिशनर्स है वो इन सारे स्ट्रेंज बीस्ट को मारेंगे, इनको स्लॉटर करेंगे और इनके बॉडी मटेरियल्स को वो अपने कल्टीवेशन रिसोर्स की तरह यूज कर सकता है। एंड रही बात गॉड लेवल बीस्ट की, तो इन बीस्ट को जनरली आइसोलेशन के अंदर रखा जाता है, आउटसाइड वर्ल्ड से काफी ज्यादा दूर। और गॉड किंग लेवल के जो बीस्ट होता है अगर उनमें से एक बीस्ट भी अपीयर हुआ तो काफी सारे गॉड किंग लेवल के जो लोग होते हैं वो अपना ग्रुप बनाते हैं और इन सारे बीस्ट को जिंदा पकड़ लेते हैं। सारे के सारे स्ट्रेंज बीस्ट ये सही में काफी बड़ी मुसीबत है, लेकिन बस उन कमजोर ट्रू गॉड्स के लिए। लेकिन जो पावरफुल प्रैक्टिशनर्स है जो कि इटर्नल ट्रू गॉड या फिर उसके ऊपर लेवल के है, उन लोगों के लिए तो ये लोग बस एक प्रे की तरह यानी कि शिकार की तरह जिन्हें मार के ये अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाते हैं। मोयो ही लू फैंग को बताता है कि ये सारे के सारे जितने भी एलियन बीस्ट होते हैं इन लोगों की जो इंटेलिजेंस होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। एंड इनके अंदर से जो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल होता है उनकी भी जो पावर्स होती है वो कम से कम गॉड किंग लेवल की होती है, बिकॉज उनकी जो ब्लड लाइन होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है।
या मन ही मन सोचता है कि ये सारे के सारे लो इंटेलिजेंस वाले स्ट्रेंज बीस्ट ये मेरे लिए कोई बड़ा थ्रेट पोजेस नहीं करते। मेरे लिए बड़ा थ्रेट ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो प्रैक्टिशनर्स है, जो कि अलग अलग रेसेस से आए, अलग अलग यूनिवर्स से आए, वो लोग मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी गाइस हम लोगों ने स्वॉलो स्टार की लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जिसके अंदर हम लोग को बताया गया था कि ये जो यूनिवर्स है इसके अंदर काफी सारे मल्टीवर्स है, और काफी सारे मल्टीवर्स के अंदर जैसे लू फेंग एक जीनियस है अपने यूनिवर्स के अंदर, वैसे और भी काफी सारे जीनियसेस है जो कि अलग अलग मल्टीवर्सेस के जीनियसेस है। जब वो एक सडन पावर लेवल को रीच कर जाता है तो वो सारे के सारे ट्रांसेस इनकॉग्निशन करता है, जिसके बाद वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंच जाता है। तो डेफिनेटली ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले सारे के सारे लोग जीनियस ही होते हैं, तो इन लोगों से थोड़ा सा तो बच के ही रहना पड़ेगा। क्या सोचता है कि डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस, ऐसे तरीके के जो इनहेरिटेंस है ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन जो मास्टर जाओशेंग की है वो भी ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे, वो भी इस जगह के अंदर गॉड किंग के सामने काफी ज्यादा कमजोर होंगे। वो भी एक गॉड किंग लेवल की वॉरियर है, लेकिन स्टिल बाकी गॉड किंग के सामने वो कमजोर होंगे। वन थॉट जो डियांगमो किंगडम है उसके पास टॉप लेवल का बीस्ट है, यानी कि सेक्टर बीस्ट, लेकिन उसके बाद भी इसे सबसे ज्यादा मोस्ट टेरिफाइंग फोर्स नहीं कहा जाता ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर। इसका मतलब ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर और भी काफी सारी पावरफुल फोर्सेज है जो कि अभी पूरी तरीके से हिडन है, और शियाओ को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट इन सब चीजों के बारे में उसे तब पता चलेगा जब वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। फिलहाल उसे सरफेस लेवल के ऊपर ही रहना चाहिए। वही सीन शिफ्ट होता है, हमें ओरिजिनल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है। ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर काफी सारे छोटे मोटे यूनिवर्स थे। डेफिनेटली इनमें सबसे बड़ा जो यूनिवर्स था वो लू फेंग का था, जो कि लगभग 100 बिलियन लाइट ईयर्स के आसपास था। वही अगर लू फेंग के बाद सेकंड नंबर पे किसी का मिनिएचर यूनिवर्स आता था तो वो थे टीचर ओरिजिन, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जो टीचर ओरिजिन है उन्होंने भी ट्रांसेंड इनकॉग्निशन किया है। सो इस हिसाब से इस वक्त वो भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ही होंगे। लू फेंग के अलावा पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर अगर कोई दूसरा इटर्नल ट्रू गॉड है तो वो टीचर ओरिजिन ही है। इसके कारण डेफिनेटली जो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस है वो इस वक्त टॉप के ऊपर आती है, एंड वो पूरी के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के ऊपर राज करती है। देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो इस वक्त चॉटिक एयर फ्लो को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ताकि वो इसे डिवाइन पावर के अंदर कन्वर्ट कर सके, और डिवाइन पावर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद वो लू फेंग के ट्रू गॉड हार्ट के अंदर इन सारी पावर्स को डाल सके, जिसके थ्रू जो लू फेंग की जो एक्चुअल डिवाइन बॉडी है वो ग्रो कर सके। ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इन सारे के सारे जो ट्रू गॉड्स होते हैं उन लोगों की जिंदगी इनके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर होती है, क्योंकि इनके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर ही इनके हार्ट होते हैं। इसी तरीके से जो लू फेंग है उसका भी जो हार्ट है वो ट्रू गॉड लेवल का हार्ट है, जो कि उसके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर है। बट ऐसी बात नहीं है कि अगर लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स खत्म हो गया तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इटर्नल ट्रू गॉड बन चुका है। उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो बस उसे ग्रो कराने के लिए मदद कर सकता है, तो उसके होने या ना होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो नहीं भी होगा तो बस लू फेंग की थोड़ी मोड़ी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। क्योंकि अभी जो लू फेंग है वो ऑलरेडी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जा चुका है, तो डेफिनेटली वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो लू फेंग के लिए ज्यादा सुटेबल है। सो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लू फेंग को इस मिनिएचर यूनिवर्स की ज्यादा नीड नहीं है। स्टिल हमें लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर दो ट्रू डिवाइन बॉडीज देखने के लिए मिलती है, जो कि डेफिनेटली लू फेंग की और यूनजू की थी। यूनजू का इस टीचर ओरिजिन है। ये दोनों के दोनों इनकी एक्चुअल में रियल बॉडी नहीं थी, बल्कि इनकी बस छोटी सी इनकॉग्निटेड बॉडी थी, जो कि इन्होंने अपनी डिवाइन पावर से इनकॉग्निट की थी। इसके बाद टीचर ओरिजिन और लू फेंग एक दूसरे से बात करते हैं, जिसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि एक्चुअली ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रांसेंड इनकॉग्निशन तो कर लिया, बट ये दोनों के दोनों ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर अपीयर हुआ है। फिलहाल देखा जाए तो ये लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है। लू फेंग टीचर ओरिजिन से पूछता है कि आखिर वो किस जगह पे इनकॉग्निट हुआ है, तो टीचर ओरिजिन उसे कहता है जब मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया तो मुझे सबसे पहले एक छोटी सी ट्राइब देखने के लिए मिली, जिसके अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रिएचर थे, लेकिन वो सारे के सारे जो क्रिएचर्स थे वो अडल्ट थे उन ट्राइब के, लेकिन वो सारे के सारे बस ट्रू गॉड लेवल के ऊपर थे। उनमें से बस एक ही वॉइड ट्रू गॉड लेवल के ऊपर था पूरे के पूरे एंटायर ट्राइब के अंदर, लेकिन कोइंसिडेंटली वो सारे के सारे जो क्रिएचर्स थे वो मेरे को लेके काफी ज्यादा फ्रेंडली थे। इसके बाद मुझे पता चला कि मैं फ्लेम विंड एशियन कंट्री के टेरिटरी के अंदर हूँ। चीज सुनते ही एकदम से लू फेंग बोल पड़ता है, अच्छा तो आप एशियन कंट्री मतलब आप यांग फेंग के कंट्री के अंदर हो। ये एंसेस्टर के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो उन्हें डेफिनेटली यांग फेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद लू फेंग उन्हें समझाते हुए कहता है कि एक्चुअली जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है ये सारी की सारी गॉड किंग लेवल्स के वॉरियर्स के द्वारा फाइंड आउट की जाती है, एंड वहाँ पे कुल मिला के 2 एशियन कंट्रीज है, जिसके अंदर से एक फ्लेम विंड एशियन कंट्री है और वही जो दूसरी एशियन कंट्री है वो थंडर एशियन कंट्री। देखा जाए तो ये दोनों के दोनों जो एशियन कंट्रीज है इन लोगों की जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा पुरानी है। देखा जाए तो ये जो 2 एशियन कंट्रीज है कहा जाता है कि वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है। वन थॉट जो मास्टर जाओशेंग की थे जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ जिन बनाया था उनको भी नहीं पता था कि ये जो 2 किंगडम्स है ये एक्चुअली कब स्टेबलाइज हुए। इनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड या फिर कोई भी मिस्ट्रीज नहीं है, ये पूरी तरीके से मिस्टीरियस है और अननोन है। एंड साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि मास्टर जाओशेंग की यानी कि वर्ल्ड ऑफ जिन और साथ ही साथ जो डोंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस है इनके हिसाब से एक और
एग्जिस्टेंस है यहाँ पे जिसका नाम कुछ युआन है, और ये जो युआन है ये युआन शू से ओरिजिनेट हुआ है। ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी सारी एंशिएंट बीइंग इसकी इज्जत करता है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो टीचर ओरिजिन से कहता है कि आपको काफी ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे जो गॉड किंग्स है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद एंसेस्टर जो होते हैं वो लू फेंग से पूछते हैं कि इस वक्त लू फेंग कहाँ पे है। वही लू फेंग उनसे कहता है कि एक्चुअल में वो यू कंट्री के अंदर है जो कि एक सेकंड रेट कंट्री है जो कि काफी ज्यादा दूर है अगर इन दोनों की कंट्री से देखा जाए। लू फेंग है वो भी काफी ज्यादा कमजोर है, वो इतना कमजोर है कि वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट को आधा क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर वो क्रॉस करता भी है तो उसे पता नहीं कितने हजारों साल लग जाएंगे। इटर्नल ट्रू गॉड के लिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट को लगभग आधा क्रॉस करना एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल जैसा है। के बाद लू फेंग एंसेस्टर से पूछते हैं क्या उन्होंने इंटरनल ट्रू गॉड के इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ अपना ब्रेक थ्रू किया। वो नई के अंदर मुंडी हिलाते हुए कहता है, ओरिजिन एंसेस्टर कहता है कि वो काफी ज्यादा मुश्किल से और काफी ज्यादा मेहनत से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया है और वो अभी अभी यहाँ पे आया, तो उन्हें यहाँ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही उनके पास कोई भी इनहेरिटेंस है। तो डेफिनेटली ये सारी जो चीज है ये धीरे धीरे होंगी। गाइज मुझे तो लगता है ना कि जो टीचर ओरिजिन है ये लू फेंग से कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। अगर उन्हें ओरिजिनल यूनिवर्स के द्वारा सप्रेस नहीं किया जाता तो शायद से वो कब के इटर्नल ट्रू गॉड बन चुके होते। अगर वो इटर्नल ट्रू गॉड नहीं भी बने होते तो वो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जिस्टेंस रहते। स्टिल अभी भी है बट मेरे हिसाब से फ्यूचर के अंदर लू फेंग इनसे काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा। बस यहाँ पे आने के बाद लू फेंग के पास सब कुछ है, डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस, वर्ल्ड ऑफ जिन का इनहेरिटेंस एंड इन सब चीजों के साथ काफी सारी मेमोरियल टैबलेट जो कि उसे अलग अलग इनहेरिटेंस से मिली है। टीचर ओरिजिन लू फेंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुमने काफी सारे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर के डुआंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस को पा पाए। साथ ही साथ तुमने मास्टर जाओ शेंकी के टेस्ट को पास करके उनके भी इनहेरिटेंस को पाया। इस तरीके से तुम्हारे पास दो मेजर इनहेरिटेंस है। के बाद शिया उनकी तरफ देखते और स्माइल करते हुए कहते हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो, अपना राज चलता है इनहेरिटेंस के ऊपर। क्या तुरंत कुछ मेमोरियल टैबलेट्स बाहर निकाल लेता है। अगर देखा जाए तो डुआंगडोंग रिवर का जो कोर इनहेरिटेंस है उसको आप किसी और को नहीं दे सकते, ये टोटली फॉरबिडन है। अगर लू फेंग ऐसा कुछ करता है तो उसकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है क्योंकि वो इकलौता उस चीज का वारिस है। लेकिन जो नॉन कोर इनहेरिटेंस है, मतलब जो नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस है, वो उसे दे सकता है, बट वो सारे के सारे जो इनहेरिटेंस है वो ओरिजिनल एंसेस्टर के लिए ठीक नहीं होंगे। लेकिन गाइस अगर देखा जाए तो ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है इसका जो इनहेरिटेंस है वो मास्टर जाओ शेंकी के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि डेफिनेटली एक लौते रूलर थे। एंड इसके अंदर जो 9 मैनुअल नोवेल है उसी चीज को शियाओ किसी और को नहीं दे सकता, क्योंकि उससे आप परफेक्ट जीन लेवल हासिल कर सकते हो और उसे कोई भी एक ही बंदा कल्टीवेट कर सकता है। बट उसके अलावा जो बाकी के इनहेरिटेंस है उसके ऊपर एज सच कोई इतनी बड़ी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर शियाओ चाहे तो वो उन्हें वो सारी चीजें दे सकता है, लेकिन इससे पहले उसे उन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी वो सारी चीजें किसी और को दे सकता है। जैसे एक इनहेरिटेंस होता है जिसका नाम होता है 9 नाइटमेयर रिलम्स, जिसको शियाओ ने पहले ही स्टडी कर लिया था। इसी इनहेरिटेंस का जो मेमोरी स्टोन होता है वो युआनजू को दे देता है। गाइस युआनजू के नाम से कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली जो टीचर ओरिजिन है उन्हीं का नाम युआनजू है, बट क्योंकि मैं इन्हें टीचर ओरिजिन नाम से जानता हूँ तो डेफिनेटली मैं इन्हें टीचर ओरिजिन नाम से ही पुकारूंगा। टीचर ओरिजिन इस मेमोरी स्टोन को देखते हो और इसके अंदर अपनी डिवाइन पावर डालते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि शियाओ ने उन्हें इटर्नल ट्रू गॉड का इनहेरिटेंस दे दिया, जिसके अंदर वो आगे किस तरीके से बढ़ सकते इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर वो सारी बातें लिखी गई थी। तो देख के लू फेंग कहता है कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये जो 9 नाइटमेयर रिलम है ये आपके लिए सूटेबल हो। तभी जो युआनजू होता है यानी कि टीचर ओरिजिन वो स्माइल करते हुए कहता है एक्साइटेडली, ये मेरे लिए काफी ज्यादा सूटेबल है, थैंक यू सो मच। बिकॉज वो अभी तक फंस चुके थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कल्टीवेशन कर सकते थे, चीजों के बारे में जान सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आगे उन्हें क्या करना है, उनको गाइडेंस मिल चुकी है, तो उनके लिए आगे के रास्ते काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। इसलिए अगर उन्हें देखा जाए तो उन्होंने लगभग पूरे एक एंटायर रिकॉग्निशन एरा के लिए प्रैक्टिस की थी, तो वो जानते थे कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है कि एक ट्रू गॉड ऑफ वॉइड से ट्रू गॉड ऑफ इटर्निटी तक पहुंचना। इवन जो क्रिएचर्स है जो कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट के अंदर बॉर्न होता है, उनके पास तो ब्लड लाइन और रिसोर्सेज सारी चीजें होती है, लेकिन उसके बाद भी बिलियंस ऑफ क्रिएचर्स के अंदर से बस कोई एक ही होता है जो कि एक इटर्नल ट्रू गॉड बन पाता है। लू फेंग उनसे कहता है कि ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर से बस 2 ही लोग हैं जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जा पाए, एक वो और एक उसके ओरिजिनल एंसेस्टर यानी कि टीचर ओरिजिन। क्योंकि वो लोग अलग अलग जगह पे रिकॉग्नाइट हुए तो डेफिनेटली वो एक दूसरे की मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उन्हें एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना होते हुए खुद के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा हर चीज के लिए। जो टीचर ओरिजिन होता है वो भी लू फेंग से कहता है कि तुम्हें यू स्टेट के ऊपर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। लू फेंग उनकी तरफ देख के स्माइल कर देता है। बाद ये दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते
निकल जाता है। एंड यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। होप करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड आई डोंट नो, मे बी कुछ लोगों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आया होगा कि लोग ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में कैसे बात कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए हो पा रही है क्योंकि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी एक अलग लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। वो ओरिजिनल यूनिवर्स का ऑलरेडी एक करता धरता बन चुका है। साथ ही साथ उसके पास एक सेक्टर 20 भी है, जब चाहे तब इस पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। डेफिनेटली अगर कभी ओरिजिनल यूनिवर्स ने उसके बातों के अंदर टांग अड़ाने की कोशिश की तो लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए बस एक ही चीज बोलेगा, अपनी औकात में रहो और अगर हमारे सामने जिंदा रहना है तो झुक के रहना पड़ेगा। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वैसे तो ये जो एपिसोड है ये कल ही आने वाला था, लेकिन क्योंकि घर के अंदर लाइट गई थी तो ये कल मैं डाल नहीं पाया। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लू फेंग की नई शुरुआत कैसी लगी, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा फैला दो, और सभी लोगों को बता दो कि स्वॉलो स्टार का पार्ट 2 आ चुका है। जो लोग इधर उधर गुलू गुलू करने के लिए या फिर पिकनिक बनाने के लिए गए तो वो लोग वापस से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।